अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर फाइन। तो आज हमने डिस्कस करना है पीबी ऑफ बायोलॉजी फेडरल बोर्ड। तो इसमें हमने आज लेके चलना है इसके मॉडल पेपर को। तो अगर हम बात करें मॉडल पेपर की या हम सिंपल अगर पीबीए की बात करें तो इसमें हमारे पास टोटल 2 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बात करते हैं इसके पार्ट्स की। तो जो पीबीए है इसमें हमारे पास 2 सेक्शंस हैं। जो फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन ए एंड सेकंड वन इज़ द सेक्शन बी। सेक्शन ए है तो इसमें अगर हम मार्क्स की बात करें तो मार्क्स इसमें टोटल हमारे पास आते हैं 18 मार्क्स। और जो सेक्शन बी है इट कंसिस्ट ऑफ 12 मार्क्स। अगर हम यहाँ पे इसके फर्दर जो स्प्लिटिंग है उसकी बात करें तो जो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट हमारे पास पोर्शन है ए, इसमें हमारे पास फर्दर आ जाते हैं 3 क्वेश्चंस। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं, इट्स मीन कि हर क्वेश्चन कैरी करता है 6 मार्क्स को। अगर हम वहाँ डिस्कस करें पार्ट बी को तो इसमें 12 मार्क्स हैं, यहाँ पे भी हमारे पास सिमिलरली 3 क्वेश्चंस ही आते हैं। और अब यहाँ पे हर क्वेश्चन जो है वो कैरी करता है 4 मार्क्स को। और ये था ब्रीफ इंट्रो पीबीए का कि इसका जो है वो पेपर पैटर्न क्या है। और यहाँ पे इस तरह से भी है कि हर जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है। कोई हमारे पास जो है पार्ट 1 मार्क का होता है, कोई पार्ट 2 मार्क का होता है, कोई पार्ट 3 मार्क्स का हो सकता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली यहाँ पे हमारे पास 1 और 2 मार्क्स के जो है वो मोस्टली क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो चलते हैं अपने मॉडल पेपर की तरफ। तो यहाँ हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट हमारे पास सेक्शन ए है, इसमें हमारे पास 18 मार्क्स हैं, इसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास फिगर जो है वो गिवन है एंड फिगर 1.1 shows the setup of an experiment in which the activity of catalase enzyme is being studied। अब इसमें हमारे पास एक डायग्राम गिवन है, उस डायग्राम को देख के बच्चे जो है बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर मैं इसको बिल्कुल जो है वो सिंपली ड्रॉ करूँ कि इसमें हमारे पास गिवन क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं फ्लास्क को जो हमारे पास डायग्राम में गिवन है। अब ये जो फ्लास्क है इसमें हमने फर्स्ट प्लेस करना है पीसीज ऑफ पोटैटो। ये हमारे पास पोटैटो पीसीज आ जाते हैं। अच्छा, अब हमें पता है कि जितने भी जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं इवन हमारे सेल्स के अंदर, दोज आर टेक प्लेस विद इन द वाटर। अब यहाँ पे हमारा जो कंसर्निंग पॉइंट है दैट इज़ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड और इसका फार्मूला आ जाता है H2O2, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में गिवन है कैटालेज एंजाइम। तो हमने अभी जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स को मेंशन किया है वहाँ पे हमने कैटालेज एंजाइम को कहीं भी मेंशन नहीं किया। तो इट्स मीन कि उसकी प्रेजेंस कहाँ पे है, तो डेफिनेटली वो हमारे पास जो पोटैटो पीसीज हैं उसमें वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर हम कैटालेज एंजाइम को थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे ऑर्गेनेलीज। तो उन ऑर्गेनेलीज में हमने डिस्कस किया था एक ऑर्गेनेली दैट वाज द पेरोक्सिसोम। इसमें हमने आगे फर्दर बहुत सारे एंजाइम्स पढ़े थे, एक उसमें हमने कैटालेज एंजाइम भी पढ़ा था। तो ये कैटालेज एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होता है और मोस्ट इसका जो फंक्शन है वो होता है डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। जब भी हम कोई हार्मफुल सब्सटेंस को इनटेक करते हैं तो इसको डिटॉक्सीफाई कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, आगे हमने बात करनी है। अच्छा, ये हमारे पास थोड़ी सी मैं डायग्राम को स्टार्टअप की है। आगे हमारे पास फर्दर जो है ये हमारे पास आ जाता है वाटर बाथ दैट इज़ यूज्ड टू मेंटेन द टेम्परेचर। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास इस तरह से कनेक्शन गिवन है बिटवीन दीज 2 ऑपरेटर्स और यहाँ हमारे पास गिवन है मायरिंग सिलेंडर। ओके, तो अब हमने क्या चीज़ मेजर करनी है यहाँ पे, इसको हम ऑन वाले क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। अब हमारे पास जो फर्स्ट सब पार्ट गिवन है इसका जो क्वेश्चन ए है, if the effect of the substrate concentration is being investigated, what would be the independent variable and dependent variable in this activity। और independent and dependent variable इनको हमने पढ़ा था सेकेंड ईयर में, ठीक है, जो हमारे पास लास्ट वाले चैप्टर्स हैं उनके अंदर। अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। पार्ट ए हम अभी डिस्कस करें।
अब इसमें हमें देखना है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। फिर हम बात कर लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। एंड सेकंड वन इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, अब इंडिपेंडेंट कौन सा है? इंडिपेंडेंट वो है जिसको किसी दूसरे की जो है वो नीड नहीं है अपना फंक्शन परफॉर्म करने की, ठीक है। और जो डिपेंडेंट है वो कौन सा होता है? वो दूसरे पर डिपेंड कर रहा होता है। तो अगर हम यहाँ पे एक रिएक्शन को ड्रॉ करें, दैट इज H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड दैट विल कन्वर्ट इनटू द वाटर प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालेस एंजाइम। तो जो हम ऊपर अभी डिस्कस करके आए हैं कि जो कैटालेस एंजाइम है इसका फंक्शन क्या है कि इसने H2O2 को ब्रेक करना है, ठीक है। तो जब ये ब्रेक करेगा इसको वाटर में और ऑक्सीजन में, तो हमने अब इस रिएक्शन के अंदर चेक करना है कि यहाँ में इस रिएक्शन में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन से हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, तो दैट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा। ये हमारे पास क्या है? सबस्ट्रेट है, हमारे पास रिएक्टेंट है। वहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है, कितने हमारे पास ऑक्सीजन के बबल की फॉर्मेशन होगी, वो सब किस पे डिपेंड कर रही होती है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है दैट विल डिपेंड अपॉन द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल हमने दोनों को डिस्कस कर लिया। आगे बात करते हैं कि द कंडीशन फॉर द अबव एक्सपेरिमेंट आर केप्ट कांस्टेंट। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड इन द सिलेंडर इन द 10 ml एट 5 मिनट्स। अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है कि हमारे पास जब फर्स्ट 5 मिनट्स जो है वो गुजरे हैं, तो जितनी भी ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन हमारे पास मरीन सिलेंडर में कलेक्ट हुई है दैट विल बी 10 ml, ठीक है, फर्स्ट 5 मिनट्स में। अब हमारे पास क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है कि प्रिडिक्ट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एट द 15 मिनट्स। और अब हमारे पास जो नेक्स्ट 15 मिनट्स है उसमें कितना होगा। तो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। चलिए पार्ट बी को देख लेते हैं। इसमें हमारे पास जो गिवन सॉल्यूशन है, गिवन जो हमारे पास है वो क्या चीज़ें हैं कि फर्स्ट 5 मिनट्स में जो ऑक्सीजन लिबरेट हुई है दैट इज़ अबाउट 10 ml, ओके। अब हमने फाइंड आउट करना है कि नेक्स्ट जब हमारे पास 15 मिनट्स पास ऑन होंगी तो उस टाइम कितनी कंसंट्रेशन होगी ऑक्सीजन की, ठीक है। तो सिंपली अगर हम बात करें कि ये हमारे पास 1 टाइम था तो 10 ml था, अगर 15 टाइम है इनके 3 टाइम ज़्यादा है तो हमारे पास डेफिनेटली 30 ml हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको जो है ना वो सॉल्व भी कर लेते हैं। 10 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। तो 5 to हमारे पास क्या आ जाएगा 30 ml, ठीक है। तो इट्स मीन कि कमिंग जो हमारे पास 15 मिनट्स में अगर हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो हमारे पास कितनी होगी 30 ml O2 विल लिबरेट, ठीक है। इतनी हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन की जो बबल्स है वो हमारे पास नेक्स्ट 15 मिनट्स में उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। आगे बात करते हैं इन द अबव एक्सपेरिमेंट इफ द 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज टेकन इन द फ्लास्क, हाउ द सोल्यूशन ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेशन इज प्रिपेयर्ड, शो योर कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल सा है। ये हमारे पास यहाँ पे 1 मोलर सोल्यूशन जो है वो गिवन है, ठीक है। इसको देख लेते हैं पार्ट बी। तो यहाँ पे गिवन है हमारे पास मोलर सोल्यूशन, तो इसके लिए आपको मोलैरिटी और मोलैरिटी जो है उनके फार्मूलाज आने चाहिए। हम यहाँ पे लिख लेते हैं फार्मूला ऑफ मोलैरिटी। तो इसको हम केमिस्ट्री में बहुत कॉमनली स्टडी करते हैं, दैट इज़ मोल्स ऑफ सोल्यूट कि जो भी हमारे पास गिवन होता है फार्मूला, जो भी हमारे पास केमिकल गिवन होता है हमें उसकी मोल्स जो है उसको पता होना चाहिए, ठीक है। मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, ओके। ये हमने फार्मूला जो है यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। सेकेंडली हमने अब बताना है कि हमारे पास हम किस प्रोसीजर के थ्रू जो है इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो प्रोसीजर जो है वो भी बहुत आसान सा है, उसको हम देख लेते हैं कि हमने पहले लेना है, फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हमने फर्स्टली जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 1 मोल हमने प्रिपेयर कर लिया। सेकेंडली हमने क्या करना है कि हमने उसको ऐड कर देना है वाटर में, जिसको हम नाम बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर,
उसमें हम इसको ऐड कर देंगे और एट लास्ट हम जो है प्रिपेयर कर लेते हैं फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 dm³ इन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क मीन कि हमने इसको टोटल जो है वो 1 dm³ तक लेके जाना है, ठीक है। हमने 1 मोल H2O2 का लिया, उसमें हमने वाटर जो है उसको ऐड किया, फिर हमने एट लास्ट जो है, क्योंकि हम जो है इसमें वॉल्यूम को ले रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको 1 dm³ तक उसका जो सोल्यूशन है वो हम प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो दूसरों की तरह ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर सिर्फ हमारे पास एक वर्ड में, और एक वर्ड हमने वो पहले भी डिस्कस कर लिया है कि इसका जो टेम्परेचर है वो कैसे मेंटेन रह सकता है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वाटर बाथ को, दैट इज़ यूज टू मेंटेन द टेम्परेचर थ्रू आउट द रिएक्शन। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अच्छा वाटर बाथ को, ठीक है। जो वाटर बाथ है वो क्या कर रहा है, वो टेम्परेचर को मेंटेन करने में रोल प्ले करता है थ्रू आउट द रिएक्शन। ओके, तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने चेक किया कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं, इंडिपेंडेंट कौन से हैं, और हमारे पास जो है वो टाइम टू टाइम जो ऑक्सीजन है उसकी जो कंसनट्रेशन है वो किस तरह से वेरी करती है। फिर हमने जो थर्ड हमारे पास पॉइंट था वहाँ हमने देखा कि हम किस तरह से 1 मोलर सोल्यूशन जो है हमारे पास गिवन था उसे हम फाइनल जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह से बना सकते हैं। और हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन था उसमें हमने देख लिया ऑपरेटर्स कौन सा यूज़ हो रहा है। अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी की, और एंटीबायोटिक जो है हम अपने डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब इससे हमने चेक करना है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और ये जो प्रैक्टिकल है ये थोड़ा हाई लेवल का है। अच्छा, तो इसमें हो रहा क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जब हम बीमार होते हैं, जब हमको इन्फेक्शन वगैरह होता है जो किसी फंगस की वजह से हो रहा है या बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, तो उसमें हम डिफरेंट एंटीबायोटिक्स का इंटेक कर रहे होते हैं ताकि हम जो है वो रिलीफ हम जो है वो गेन कर सके, ठीक है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस किस तरह से हो रही है, और इस जो हमारे पास प्रैक्टिकल है इसमें क्या गिवन है। जैसे हम लोग अपनी लैब्स में देखते हैं पैट्री डिशेस को, उन पैट्री डिशेस के अंदर थोड़ा अगर हम जो है अपनी लैब को थोड़ा सा जो है वो फर्दर हम हाई लेवल की बात करें, तो अगर हमने पैट्री डिशेस के अंदर हमने डिफरेंट स्ट्रेंड्स को ग्रो किया हुआ है। अब ये जो स्ट्रेंड्स हैं हम बात कर लेते हैं, ये हमारे पास डिफरेंट बैक्टीरियाज के हैं। जैसे हम कॉमनली जब पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं ई कोलाई की, हम बात करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की, हम बात करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, और फर्दर ऑन बहुत सारे जो निमोनिया, ठीक है, जो भी है। तो डिफरेंट जो हमारे पास बैक्टीरियाज हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इन बैक्टीरियाज को हमने यहाँ पे ग्रो किया हुआ है इसके अंदर एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है ना, एग्रीकल्चर के अंदर ये हमारे पास मीडिया है जिसके अंदर हम ग्रो कर सकते हैं बैक्टीरियाज को, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास एंटीबायोटिक यहाँ पे क्या करेंगे, एंटीबायोटिक को अगर हम प्लेस कर देते हैं इसके ऊपर, मीन फर्स्ट हमने क्या किया कि हमने जो है वो एक कल्चर प्रिपेयर कर लिया जिसमें हमने सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह को जो है वो प्लेस किया। आफ्टर दैट हमने जो यहाँ पे ग्रो किया बैक्टीरियाज को। अब हमने क्या करना है कि बैक्टीरियाज के ऊपर हमने प्लेस करनी है एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स में अगर हम बात करते हैं, जैसे आप लोगों ने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा हुआ है कि हमने पेनिसिलिन को अगर हम प्लेस करते हैं, ये हमारे पास आ गई है पेनिसिलिन। फिर हम बात करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, ये भी हमारे पास एक जो है कह लें कि एंटीबायोटिक ही है, ठीक है। अगर किसी को टीथ डिकलराइजेशन हो जाए तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। और हमारे पास जो थर्ड एंटीबायोटिक है वो हम बात करते हैं एम्पिसाइलिन, ठीक है। तो ये 3 एंटीबायोटिक जो है ये हमने यूज़ किए। अब ये कर क्या है, इनका काम है टू प्रोड्यूस था। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या कर रही है, ये प्रोड्यूस कर रही है जोन ऑफ इनहिबिशन को, जोन ऑफ इनहिबिशन। अब इनहिबिट जो वर्ड है इसका मतलब है कि टू रिटार्ड, टू डिमिनिश, ठीक है, कि मतलब कि स्टॉप करवा देना ग्रोथ को। जोन ऑफ इनहिबिशन जो है हमें ये बताता है कि जहाँ पे भी एंटीबायोटिक प्रेजेंट है
एंटीबायोटिक के सराउंडिंग में जितने भी जो बैक्टीरियाज हैं ये उनकी ग्रोथ को रिटार्ड करवा देती हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इसी डायग्राम को लेके ऑनवर्ड चलें, तो अगर हमारे पास ये सारा जो है वो सेटअप था, ठीक है। तो जैसे ये हमारे पास यहाँ पेनिसिलिन थी, मैं थोड़ा सा इसको जो ना वो डार्क कर देती हूँ, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन को थोड़ा लाइट कर लेते हैं और जो हमारे पास एम्पिसाइलिन को थोड़ा इलाज कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं जोन ऑफ इनहिबिशन की, तो मेन कि अगर हम पेनिसिलिन की बात करते हैं, इसका जोन ऑफ इनहिबिशन इतना है। टेट्रासाइक्लिन जो है उसका जोन ऑफ इनहिबिशन जो है वो स्मॉल है और एम्पिसाइलिन का जो है वो बहुत लार्जर है, ठीक है। इट्स मीन कि पेनिसिलिन जो है इसने मीडियम इफेक्ट जो हमारे पास पेनिसिलिन है ये मीडियम जो है वो इफेक्टिव है किसके लिए, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, ठीक है। मीन कि इसका जो जोन ऑफ इनहिबिशन है वो हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। उसने मीन कि समहाउ उसने जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उसको उसने रिटार्ड किया है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसकी एम्पिसाइलिन की, तो इसका जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मीन कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एंड दीज आर जस्ट इन अजम्पशन, हम जो है अभी जस्ट पढ़ने के लिए इन चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। आगे हमने बात की टेट्रासाइक्लिन की, जिसका काफ़ी जो है ना वो माइनर है, ठीक है। इसका इफेक्ट जो है वो काफ़ी माइनर है किस पे, पूरी जो है वो कॉलोनी पे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने प्रैक्टिकल की, वहाँ पे क्या गिवन है। अगर आपको ये समझ आ गया तो हम वहाँ से इसको इजीली एक्सप्लेन कर लेंगे। ओके, तो चलते हैं टेबल की तरफ। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है रेप्लिकेट्स डायमीटर ऑफ जोन ऑफ इनहिबिशन इन मिलीमीटर्स एंड एंटीबायोटिक्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। अब रेप्लिकेट्स जो यहाँ पे गिवन है R1, R2, R3, R4 एंड R5, तो ये जितने भी हैं आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये आपके पास कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, ये कोई भी फंगस हो सकती है, ठीक है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं कि A, B, C, D और E, तो ये जितनी भी हैं दीज ऑल आर द एंटीबायोटिक्स, ओके। हमारे पास जो लास्ट वन है ये हमारे पास कंट्रोल ग्रुप है, जैसे हमने पढ़ा भी, एक होता है हमारे पास होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, हमारे पास कंट्रोल ग्रुप होता है, ओके। अच्छा, आगे हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स। अगर यहाँ पे हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 एंटीबायोटिक्स गिवन है और हर एंटीबायोटिक जो है वो अपनी रिलेटिव जो इसका है कॉरस्पॉन्डिंग में जो रेप्लिकेट है जो बैक्टीरिया है उसके लिए डिफरेंट रीडिंग जो है वो शो कर रही है, ठीक है। अब इसके आगे रिगार्डिंग क्वेश्चन हमें गिवन है। फर्स्ट इज द एनालाइज द डाटा गिवन इन द टेबल 2.1 एंड पिन पॉइंट द एनोमलस रीडिंग। अब एनोमलस क्या होता है? एनोमलस होता है इट्स मीन रैंडम, या अगर इसको प्रिसाइज करें तो दैट्स मीन एबनॉर्मल, ठीक है। अब एबनॉर्मल रीडिंग हमें कहाँ नज़र आ रही है? अगर हम ए को स्टडी करें तो यहाँ पे 6.0, 7.0, 6.5 यानी कि जितनी भी जो वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी आपस में क्या कर रही है, लिंक कर रही है। सिमिलरली जो बी वाला है इसमें भी 10, 12, 10, 2.5, 10, तो ये भी सारी वैल्यूज़ आपस में अलाइन नहीं कर रही, ठीक है, नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ देखें 10, 10, 12, 10 एंड 10.5, यहाँ पे ये जो रीडिंग है ये यहाँ पे जो है थोड़ी सी हमें एनोमलस जो है वो नज़र आ रही है। सी में सारी रीडिंग हमें सेम की सेम नज़र आ रही है, सब सेम है 2.5 अप टू 2.5। डी में भी 12.5, 11.0, 12 की सारी सेम है। ई में भी ऑलमोस्ट 5, 4 तक सारी जा रही है, ठीक है। कंट्रोल को हम कुछ भी नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास जो है वो स्टैंडर्डाइज चीज़ें हैं। हम बात कर लेते हैं बी की। तो बी में जो एक रीडिंग है जो कि हमारे पास 5 के क्रॉसपॉन्डिंग चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 2.5, फिर अगर हम बात करें कंट्रोल ग्रुप की उसकी भी सारी रीडिंग जो है वो क्या है, वो 2.5 है। यहाँ पे हम सी को नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि सी ने बिल्कुल भी जो है वो इफेक्ट नहीं शो किया किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, तो इसको हम कुछ भी नहीं कहेंगे, ठीक है। हम बात करते हैं कंट्रोल की, फिर हम बात करते हैं बी की। तो कंट्रोल में भी हमारे पास सारी 2.5 आ रही है, बी में भी हमारे पास जो है ना एक रीडिंग 2.5 है, ठीक है। इट्स मीन कि ये हमारे पास जो है वो एबनॉर्मल रीडिंग शो हुई है जो कि किसी को रिलेट हो रही है हमारे पास कंट्रोल ग्रुप से, ठीक है। इट्स मीन कि अगर बी जो है हर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रिजल्ट शो कर सकता है तो वो यहाँ पे भी कर सकता है, ठीक है। माइट भी कि यहाँ पे कोई ह्यूमन एरर आ चुका है, ठीक है, जिसकी वजह से उसने रिजल्ट शो नहीं किए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो आंसर लिखेंगे, शीट पे लिख लेते हैं। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है उसमें जो हमारे पास एनोमलस रीडिंग गिवन है वो कौन सी वाली है, वो है बी, ठीक है, बी, और वो किसके क्रॉसपॉन्ड है, R5 के, ठीक है।
अच्छा, आगे बात करते हैं, इंटरप्रेट द गिवन डाटा इन द टेबल 2.1 एंड कंक्लूड द मोस्ट इफेक्टिव एंड लीस्ट इफेक्टिव। तो यहाँ से हम इस टेबल को ही देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे मोस्ट इफेक्टिव कौन सी है और लीस्ट इफेक्टिव। लिस्ट को हम अभी डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। जो सी वाली है दैट इज़ द लीस्ट इफेक्टिव, ठीक है, क्योंकि इसने कहीं पे भी कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, कहीं पे भी इसने जो है वो रिटार्ड नहीं किया बैक्टीरियल ग्रोथ को। वहाँ पे अगर हम बात करें मोस्ट इफेक्टिव की, तो हमें यहाँ पे नीचे इनकी एवरेज और मीन भी गिवन है, तो हम उसको भी देख के जो है वो बता सकते हैं, ठीक है। तो ए की बात करें 6.5, बी की बात करें 10.5, सी की बात करें 2.5, ये हमारे पास लीस्ट इफेक्टिव है। डी की बात करें 12.1 एंड ई की बात करें 4.7। इट्स मीन कि जो डी है दैट इज़ मोस्ट इफेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं, जो मोस्ट इफेक्टिव है वो डी है और जो लीस्ट है वो कौन सा है, वो सी है, ठीक है। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द कंट्रोल एक्सपेरिमेंट इन दिस टेस्ट। तब कंट्रोल एक्सपेरिमेंट क्या करता है, वो हमें ये बता रहा होता है कि जितना भी जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, जो वैल्यूज़ में जो चेंजेस आ रहे हैं, दोज आर बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ द एंटीबायोटिक, ठीक है, कि एंटीबायोटिक हैं, वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास वैल्यूज़ जो है ना वो वेरी कर रही होती है, ठीक है। ओके, आगे हम बात करते हैं, ड्रॉ अ बार चार्ट ऑफ द डाटा प्रेजेंटेड इन द टेबल। अब हम बार चार्ट जो है वो हम इसलिए डिस्कस कर लेते हैं, और ये हमने जब सेकेंड ईयर में हमने पढ़ा था चैप्टर स्टैट्स वाला, तो हमने वहाँ पे भी इसको ड्रॉ किया था, ठीक है, बार चार्ट को। चलिए डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट डी को। तो अभी मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ। अब यहाँ हमें चीज़ें जो है वो दो गिवन है, ठीक है। अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो इसमें हम प्लेस कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स को, और जो हमारे पास वाई एक्सिस है वहाँ पे हम प्लेस कर लेते हैं वैल्यूज़ को, जो कि हमारे पास रेप्लिकेंट्स की आ रही हैं, आपके बैक्टीरिया वगैरह की आ रही हैं। तो हम सिंपली इस तरह से कर लेते हैं कि जो हमारे पास एवरेज वैल्यू है, या आप कह लें कि जो मीन है, हम उसको प्लेस कर लेते हैं वाई एक्सिस पे, ठीक है, और जो हमारे पास एक्स एक्सिस है वहाँ पे हम प्लेस कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स के नेम्स को, ठीक है। तो हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स है वो कौन सी हैं, आपको ई तक जा रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, देन सी, देन डी, देन ई, ठीक है। लास्ट हम कंट्रोल को भी मेंशन कर लेते हैं। ओके अच्छा, अब हम चलते हैं अपने बैक्टीरियाज की तरफ, उनमें क्या हमारे पास वेरिएशन शो कर रही हैं हमारी एंटीबायोटिक्स। तो जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, यहाँ पे हम उन्हीं को लेके चलते हैं 2.5 प्लस, हम 0 से चलते हैं 0, 2.5 अप टू 4, ठीक है। तो हम यहाँ में प्लेस कर लेते हैं 0 को, यहाँ हम प्लेस कर लेते हैं 2.5, देन यहाँ प्लेस कर लेते हैं हम 5, देन हम बात कर लेते हैं 7.5, ये आपको नजर आ जाए, देन हम बात कर लेते हैं 10, क्योंकि हम 2.5 का डिफरेंस ले रहे हैं सबके अंदर, ठीक है, 10, देन 12.5 और देन 13, मैक्सिमम हमारी की ना वो 12 तक ही जा रही है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ए की। तो जो ए एंटीबायोटिक है, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, मीन की बात कर लें, तो जो ए है इसका जो मीन है दैट इज़ 6.5, ठीक है। हम यहाँ पे इसको प्लेस कर लेते हैं, ये हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं, इसी पर प्लेस कर लें 6.5, हाँ यहाँ प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। एक हमारे पास 6.5 आ गया, आप अपने नोट्स भी साथ देखते रहें। अगर हम बात करते हैं बी की, तो इसमें आ जाता है 10.5, ठीक है। तो 10.5 यहाँ पे आएगा, इसके इक्वल प्लेस कर लेते हैं यहाँ पे 10.5। देन सी का हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 2.5। हमें देखा था ये हमारे पास लीस्ट इफेक्टिव है। देन हम बात कर लेते हैं सी और डी की, तो डी जो है वो 12.1 और ये हमारे पास था मोस्ट इफेक्टिव, ठीक है, 12.1। ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा क्योंकि हमारे पास ऊपर जो है वो 12.5 गिवन है। फिर हम बात कर लेते हैं ई की, ये हमारे पास आता है 4.7, ठीक है, तो 5 स्टार नीचे 4.7, ओके। और जो हमारे पास सी है ये हमारे पास आ जाता है कंट्रोल ग्रुप। अब जितनी भी लाइन्स हैं इनको हम मैच कर लेते हैं जो हमारे पास है एंटीबायोटिक्स उनके साथ, और मोस्टली हम जो है इसको कर रहे होते हैं ग्राफ पेपर पे, और मेरे पास तो वो नहीं है अभी, तो मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, बट आपको समझ आ जाएगी। तो ये हमारे पास हो गया
अच्छा, अगर हम इस ग्राफ को देखें जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, बार चार्ट में ड्रॉ किया है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो मोस्ट इफेक्टिव है हम यहाँ से बता सकते हैं जो डी है ये हमारे पास आई है मोस्ट इफेक्टिव, और जो हमारे पास सी है ये हमारे पास आई है लीस्ट इफेक्टिव, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपना जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चंस काफ़ी आसान है। अच्छा, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो इसमें हमारे पास आ जाएगी, अब स्टैट्स में हमने मीन को फाइंड करना है, इसमें हमने फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन को, तो हम उसको देखते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, तो इसमें हमने फाइंड आउट करना है मीन को। तो ये हमने लास्ट चैप्टर में हमने देखा था, स्टैटिस्टिक्स वाले जो हमारा चैप्टर था। तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा टफ लगता है चैप्टर, क्योंकि इसमें मोस्टली जो ना वो बायो से लिंकिंग बहुत कम चीज़ें हैं। तो इसमें हम बात करते हैं मीन की, स्टैंडर्ड डेविएशन की, और जो एरर्स आ रहे हैं उनकी। अब मीन क्या है, हमने इसमें एवरेज फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। तो अब हमें इसके फार्मूलाज आने चाहिए। हम मैथ्स के स्टूडेंट्स तो नहीं हैं, बट स्टिल हमने फार्मूलाज को याद करना है, ठीक है। तो मीन का फार्मूला क्या आ जाता है, मीन इक्वल टू समीशन एक्स बाई एन। अब यहाँ पे इसका एक फार्मूला और भी है, दैट इज समीशन एफ एक्स बाई समीशन एफ। तो ये फार्मूला हम उस केस में यूज़ करते हैं जब हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, ठीक है। इसका मोस्टली ग्रुप डाटा हम कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन गिवन है यहाँ हमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। हमने जस्ट ये फार्मूला यूज़ करना है समीशन एक्स बाई एन। तो अब हमने इसको सबको प्लस कर लेना है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो नंबर गिवन है दोज आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। हमारे पास जो n है ये हमारे पास आ जाता है 10। अब समीशन x हमने जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करना है, हमने जितनी भी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है अब हमने उन सबको प्लस कर लेना है, ठीक है। अच्छा, जो समीशन x है हमारे पास इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है। तो अब मैं आपके सामने बैठ के कैलकुलेट तो नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोगों ने डेफिनेटली बोर हो जाना है और वीडियो को ऑनवर्ड मूव कर देना है। तो हम सिंपली जो है मैंने ऑलरेडी इसको करके रखा हुआ है, ठीक है। सम अप तो मैं इसकी जो ना वैल्यूज़ को प्लेस कर देती हूँ, ठीक है। तो जो वैल्यू हमारे पास आई है समीशन एक्स की, दैट इज 1701 1701। अब हम इन वैल्यूज़ को प्लेस कर देते हैं फार्मूला के अंदर, मीन इक्वल द समीशन एक्स। तो हमारे पास क्या आता है 1701 आवर 10, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 170.1। आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेट करें और आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, जो हमारे पास सब पार्ट है, दैट इज अ कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन है, हमने उसका फार्मूला भी याद करना है। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, वो इसको इसी क्वेश्चन में क्यों गिवन है, ठीक है। तो जो हमारे पास मीन वैल्यू है, जो हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास अभी आई है 170.1, तो इस वैल्यू से जो डाटा है हमारा कितना डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है, हमें उसको चेक करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन कि हमारे पास डाटा की जो स्प्रेडिंग होती है अराउंड द मीन वैल्यू, दैट इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। अभी हम इसको फार्मूला के थ्रू हम चेक करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका भी फार्मूला आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसका फार्मूला क्या है हम वो देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू द समीशन एक्स माइनस एक्स बार आवर एन का होल स्क्वायर, और ये अब हमें इसको याद कैसे करना है, ठीक है। समीशन क्या होता है, हमने सब वैल्यूज़ का सम ले लेना है, एक्स माइनस एक्स बार का होल। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, जो एक्स है ये हमारे पास कोई भी इंडिविजुअल वैल्यू जो हमारे पास गिवन होती है, मैं आपको क्वेश्चन से बताती हूँ। जो हमारे पास एक्स यहाँ पे गिवन है, ये जो हाइट हमारे पास इतने स्टूडेंट्स से गिवन है, ये हमारे पास आ जाती है एक्स, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं अच्छा एक्स बार क्या है। एक्स बार बेसिकली हमने जो ऊपर मेन वैल्यू फाइंड की है, ठीक है, दैट इज़ द मेन वैल्यू, ठीक है। मेन वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, एक्स बार आ जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इसका होल स्क्वायर वो तो हमारे लिए इजी चीज़ है, वो हम कर लेंगे, ठीक है। और समीशन क्या है, हमने इनका जो ना वो सम ले लेना है, ठीक है। अब हम इसको करेंगे कैसे,
यहाँ में तो काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है लेकिन बहुत ईजी है ये, ठीक है। तो अब हम इसको ईजिली फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ जो हैं कैलकुलेट कर ली हैं। ओके, क्योंकि मैं अपने बच्चों को अच्छे से समझती हूँ, वो काफ़ी बोर हो जाते हैं जब इस तरह से काफ़ी वैल्यूज़ आ जाएँ, क्योंकि कैलकुलेटर सबके पास है, वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यूज़ को। तो अभी मैंने आपको वो बताया है कि जो हमारे पास हाइट है उसको हमने कंसीडर किया था कि वो हमारे पास x है। अब हमने x को माइनस किया है x बार से, तो अब x बार क्या है, जो हमने ऊपर वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, दैट वाज द 170.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे 180 को ज़रा माइनस करके बताऊँ तो हमने क्या करना है, 180 माइनस 170.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने हर जितने भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन है, हमने हर वैल्यू को माइनस करना है 170.1 से, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो गिवन है, हमारे पास फार्मूला वो हमारे पास ऐसे गिवन है, ठीक है। तो हमने हर एक वैल्यू को माइनस 170 कर देना है, ठीक है। जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी हमने उन सब वैल्यूज़ को इस तरह से अपने कॉलम में प्लेस कर देना है, ओके। अच्छा, ये हमारे पास ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे हम मूव करते हैं, दैट इज़ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो सिंपली आपने क्या करना है कि 9.9 का आपने इस तरह से होल स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। और आपने उसकी वैल्यू को अगले कॉलम में प्लेस कर देना है, ठीक है। अगर आप इसको इस तरह से करेंगे तो ये आपके लिए ईजी रहेगा, बजाय इसके कि आप एक हर वैल्यू को अलग अलग से जो ना वो लेके चलें, ठीक है। कॉलम बना लें या क्वाइट जो ना वो ईजी मैथड है। अच्छा, अब हमारे पास जब हमने सब चीज़ें कैलकुलेट कर ली हैं, पहले आपने x को देखा, फिर आपने उसको माइनस कर लिया, फिर आपने उसका स्क्वायर ले लिया। ये हमारे पास 3 मेन पॉइंट से स्टार्टिंग वाली, ठीक है। अब आगे क्या करना है हमने कि इन जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन सब का हमने समीशन फाइंड आउट कर लेना है, हम इन सब का सम फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। हमारे पास सम इसका क्या आया है, दैट इज़ 546.9। ये हमारे पास अब इसका जो है वो सम आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो खत्म नहीं हुई ये चीज़ें, अब हमारे पास जो फार्मूला है वो अभी बाकी है। अब हमने फार्मूला के अंदर जो वैल्यूज़ है वो पुट कर लेंगे, ठीक है। अब मैं चलती हूँ दूसरी शीट पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी है, समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, वो कितनी वैल्यू आई है, दैट इज़ 546.9, ठीक है। अच्छा, अब हम इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं फार्मूला के अंदर, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, तो ये हमारे पास जो पूरी वैल्यू थी, ये हमारे पास ये गिवन है 546.9 आवर। अच्छा, एक चीज़ और मैंने ऊपर यहाँ पे स्किप कर दी है, n, यहाँ n माइनस 1 आएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि फॉलोइंग इज द डाटा ऑफ द हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द क्लास 12। तो डेफिनेटली आप लोग जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसमें 10 स्टूडेंट्स नहीं होंगे, उसमें 50 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उसमें 40 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उसमें 80 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने 10 लिया है, दिस इज़ द सैम्पल। और ये आपको टीचर ने पढ़ाया भी होगा कि सैम्पल में क्या होता है, फार्मूला थोड़ा सा वेरी कर रहा होता है एज़ कम्पेयर टू द पॉपुलेशन, क्योंकि जब होल क्लास आती है तो होल क्लास क्या होती है, वो पॉपुलेशन होती है, ठीक है। हम बात करते हैं 10 स्टूडेंट्स की, दैट इज जस्ट सैम्पल, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे जो हमारे पास सैम्पल का फार्मूला है वहाँ पे हमारे पास n-1 आता है, ठीक है। और ये आपने याद रखना है, मिक्सअप नहीं करना, क्योंकि जो हमारे पास पॉपुलेशन का फार्मूला आता है उसमें जस्ट हम n को प्लेस करते हैं। तो अब n-1 है, हमने देखा था टोटल वैल्यूज जो थी हमारे पास, टोटल हमारे पास 10 थी, ठीक है। हम प्लेस कर चुके हैं, तो 10-1 546.9 आवर 9, ठीक है। अब हमने इसको माइनस कर लिया। अब आपने इसका डायरेक्ट अगर आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू है और जो आपके पास रिजल्ट है वो इसका रॉन्ग आ सकता है, ठीक है। आपने 1 बाय 1 जो है वो स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी। हम अब बात कर लेते हैं, हम स्क्वायर रूट प्लेस किया यहाँ पे अपने कैलकुलेटर के ऊपर, इसको मैं आपको करवा रही हूँ, आपने खुद भी इसको करना है अच्छे से, क्योंकि अब हम जो है वो रिजल्ट 546.9 डिवाइड 9, ये है 60.7, 60.7। तो अब ये हमारे पास फार्मूला आ चुका है, ठीक है। ऐसे हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब हमने इसको 1 बाय 1 स्टेप्स के थ्रू करना है, हमने शॉर्टकट यहाँ पे बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है। अब फिर हमने अंडर रूट प्लेस करना है 60.7। अब हम जो है 7.79 हमारे पास
अब इसकी वैल्यू आ चुकी है 7.79। अब यहाँ पे इसको 7.8 भी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, तो ये हमारे पास अब रिजल्ट आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन का। इट्स मीन कि अब हमने यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है वो भी हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। तो इसमें हमने फाइंड करने हैं स्टैंडर्ड एरर्स। हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है बार चार्ट और हमने उन एरर्स को वहाँ पे शो भी करना है, ठीक है, एक सिंबल बार के थ्रू। ये भी काफ़ी इजी सा, इसको भी हम देख लेते हैं। स्टैंडर्ड एरर्स, अब जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड एरर्स की तो उसका एक फार्मूला जो है वो भी एक अलग से फार्मूला है, ठीक है। फार्मूलेज आपने स्टैट्स में मस्त याद रखने हैं, सिर्फ एक ही चैप्टर है तो कर लें आप इसको याद आप, ठीक है। चलिए बात करते हैं स्टैंडर्ड एरर की, जो हमारे पास पार्ट सी है। स्टैंडर्ड एरर्स। अच्छा, एरर क्या होता है? जब कोई गलती वगैरह हो जाती है, ठीक है, तो अब एरर का हमारे पास फार्मूला क्या है? वो हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय द अंडर रूट ऑफ एन, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला। अब हमने चेक करना है कि जो हमारे पास प्रीवियस वैल्यू क्या वो थी, ठीक है। तो हमारे पास आई थी 7.8, हमने यहाँ पे वो प्लेस कर देनी है 7.8 अंडर रूट एन। अब एन की वैल्यू हम ऊपर करके आए हुए हैं, वो हमारे पास 10 थी, ठीक है। अब हमने दोबारा से इसको डायरेक्ट नहीं करना, हमें इसको 1 by 1 करना है। अंडर रूट 10 हम फाइंड कर ले, दैट इज 3.16। 7.8 डिवाइड बाई 3.16। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। 7.8 डिवाइड 3.16 2.4। अब यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आया है दैट इज़ 2.46 अप्रोक्सीमेटली 2.5। ओके, ये हमारे पास हाफ पार्ट जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब हम दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं बार चार्ट, जैसे हम जो है वो पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ड्रॉ प्लेस कर लेंगे। एक्स एक्सिस हमारे पास ये आ चुका है, इसमें हम स्टूडेंट की जो हाइट है उसको हम लेबल कर लेते हैं स्टूडेंट हाइट, और जो हमारे पास वाई एक्सिस है वहाँ पे हम वैल्यूज़ को मेंशन कर लेंगे। पेपर में जो है आपको गिवन होंगे ग्राफ्स, ठीक है, आप उसको इजीली कर लेंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, ठीक है, उनका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है। तो 158, इससे हमारे पास लेस कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। हम 150 से स्टार्ट कर लेते हैं, मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, 180 तक जा रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 150, 160, 170, 180, 190, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे कहीं पे भी जो है हम अपनी बार को प्लेस, अच्छा, अब हमने प्लेस करना है एरर बार को, हमने प्लेस करना है एरर बार को। अब जो एरर बार है वो हमें क्या बताती है कि ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है स्टैंडर्ड एरर का, इस एरर को हमने इस ग्राफ के अंदर शो करना है, ठीक है। और शो हमने इस तरह से बताना है कि जब हमने तो जस्ट यहाँ पे एक सैम्पल लिया हुआ है ना, हमें होल क्लास का डाटा जो है वो नहीं पता। तो हमारे पास जो पीछे जो एवरेज आई थी दैट वाज द 170.1। हमारा जो डाटा है हम उसमें 170.1 में प्लस 2.5 बी करेंगे और माइनस 2.5 बी करेंगे, ठीक है। और वो हम किस तरह से करेंगे, उसको हम शो करेंगे एक सिंगल बार के थ्रू, इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक बार है, ठीक है, इस तरह से हम इसको शो करेंगे। अब जो हमारे पास मीन वैल्यू है दैट वाज द 170, हमने ये पढ़ी है पीछे। हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारे लिए जो है वो इजी हो जाए, ठीक है, बार को प्लेस करना। हम यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे जो है वो बार को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अराउंड अबाउट कितना करना है, 2.5, ठीक है। आपने अपने स्केल से मेजर कर लेना है, ठीक है, कि 2.5 जो है आपके पास कितना बन जाता है, ठीक है। इतना आपने अपर साइड पे भी और लोअर साइड पे भी आपने जिसको प्लेस कर लेना है, ठीक है। तो 2.5 जो है ना आपने अपर साइड पे भी प्लेस करना है। मैंने काफ़ी कम जो है वो जगह छोड़ी थी। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास जो आया है स्टैंडर्ड एरर्स वो आए हैं 2.5 प्लस 2.5 एंड माइनस 2.5, ठीक है। तो अब मैंने जो है ना वो पेज पे बनाया, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मेरा भी अपना एरर आ रहा है, ठीक है। तो आपने इसे करना है कि वहाँ पे आपके पास जो डेफिनेट ब्लॉक्स गिवन होते हैं ग्राफ पेपर में इस तरह से, ठीक है। तो आपने देख लेना है कि 2.5 आपने ब्लॉक्स को लेना है और वहाँ पे आपने
प्लेस कर देना इस तरह से बार को, ठीक है। सिमिलरली जो आपके पास है ना वो 3 ब्लॉक्स जो है इस वैल्यू से डाउनवर्ड गिवन होंगे, ठीक है। तो आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो डाउनवर्ड भी इस तरह से आपने प्लेस कर देना है बार को, ठीक है। तो ये जो आप इस तरह से बार को शो करेंगे ये आपके पास जो है वो एरर्स को इजीली शो कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास अब जो क्वेश्चन है ये भी एंड हो चुका है, ठीक है। इट्स मीन हमारा जो फर्स्ट पोर्शन है वो हमारे पास एंड हो चुका है, जो हमारे पास था 18 मार्क्स का वो हुआ वाइंड अप। आगे हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। अच्छा, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। सेक्शन बी में हमारे पास माइक्रोस्कोप गिवन है और ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, ठीक है। सिंपली हमारे पास जो कंसर्निंग पॉइंट है वो ये है कि हमने इसको लेबल करना है, ठीक है। अब लेबलिंग के लिए भी आपको हर पार्ट आपने ऐसा करना है कि पहले आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना है, फिर आपने लेबल करना है, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पे नंबरिंग गिवन है तो आपने हर एक पॉइंट को लेबल करना है। सिंपली अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे क्या है कि ऑब्जर्व द फिगर केयरफुली एंड सिलेक्ट द नंबर्स दैट लेबल द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। कि आपने जस्ट वो 2 पॉइंट्स को मेंशन करना है कि जहाँ पे एक तो आपके पास क्या गिवन है ऑब्जेक्टिव लेंस एंड देन और सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कोई थ्योरी मेंशन नहीं करनी, सिंपल जो आपके पास पॉइंट है वो क्या है कि आपने वो नंबर सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पे दो पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस कौन से हैं, डेफिनेटली वो हमारे पास ये है, ठीक है, पॉइंट नंबर 8, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे पॉइंट 8, ये आपका आंसर हो गया। हाफ सेकंड क्या आंसर है सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी कि यहाँ पे लाइट सोर्स कौन सा है, ठीक है। ये हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो आपके पास पॉइंट नंबर 13 जो है ये आपके पास क्या है सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। तो लेबलिंग सबकी नहीं करनी, बस जो क्वेश्चन पूछा गया बस उसी का आंसर करना है। आगे बात करते हैं आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फिगर 4.2। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें हमने लेबल कर लेना है ए और बी पार्ट को। तो अगर हमने रट्टा मारा हुआ है या अगर हमने समझा हुआ है तभी हम इनको लेबल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। जो ए पार्ट है और जो बी पार्ट है इन दोनों में क्या डिफरेंस है और हमें अब कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो है वो मोनोकोट और डाइकोट रूट्स और स्टेम्स वगैरह है, ठीक है। तो जो हमारे पास ए वाला है ये हमारे पास आ जाता है मोनोकोट रूट और जो बी वाला है ये आ जाती है डाइकोट रूट। अच्छा, अब हमें ये कैसे पता चला कि ये मोनोकोट और डाइकोट रूट हैं। तो मेरे पास तो ये जो पेपर है ये बस प्रिंट है लेकिन ये ब्लैक एंड वाइट में है, ये फिर भी समझ लेते हैं इसको। अच्छा, अगर आप लोग देखें यहाँ पे ये इससे मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये हमारे पास गिवन है जाइलम, ठीक है। तो जाइलम जो है मैं डायग्राम बना लेती हूँ इसकी, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से तो जो मोनोकोट रूट है उसका हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये किस तरह से होता है, ये इस तरह से स्प्रेड होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम जाइलम की बात करें तो जाइलम यहाँ पे रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, आप कह सकते हैं बंडल्स की फॉर्म में, ठीक है। ये जाइलम वाला पॉइंट आपने मस्ट याद रखना है क्योंकि ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे जाइलम इस फॉर्म में है, वहाँ पर हम कंपेरिजन लेके जाए सेकंड वाले को जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ साथ में। तो यहाँ का जो जाइलम है जैसे अगर आप इसको भी देखें तो यहाँ पे जाइलम इस फॉर्म में और ये फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ। ये हमारे पास इस यहाँ से जो जाइलम है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी यहाँ पे डिफरेंस मेंशन करूँ फर्स्ट वाला, तो जो जाइलम है दैट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द बंडल्स, ठीक है। बंडल्स या फिर आप कह सकते हैं रिंग फॉर्म। और वहाँ पे अगर हम बात करें डाइकोट रूट की तो यहाँ पे जो जाइलम है ये होता है स्टार शेप में या आप कह लें क्रॉस शेप, जैसे हम क्रॉस लगाते हैं ना इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको वैसे ही नज़र आता है ये क्रॉस फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है स्टार या फिर क्रॉस शेप में। अच्छा, सेकंड हम बात करते हैं फिलोएम की। तो फिलोएम जो है वो यहाँ पे बिटवीन द जाइलम बंडल जो है वो इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे फिलोएम जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है बिटवीन द जाइलम आर्म्स। आगे हम बात करते हैं पिथ की, तो यहाँ पे आपको पिथ जो है वो काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही होती है, ठीक है। तो मोनोकॉट में जो पिथ है वो वेल डेवलप है, ठीक है। यहाँ पे क्या है वेल डेवलप। और ये जो डिफरेंस है ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं शॉर्ट में सॉरी क्वेश्चन में आ सकते हैं। इसका डिफरेंस जो है वो आना चाहिए मोनोकोट डाइकोट रूट और मोनोकोट डाइकोट स्टेम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम पिथ की बात करें तो यहाँ पे पिथ जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म में है, स्मॉल है और समटाइम ये एब्सेंट भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पिथ का डिफरेंस मेंशन कर सकते हैं कि पिथ इज एब्सेंट
और अच्छा पिटी स्मॉल और आइदर द एब्सेंट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये 2 पार्ट्स आ सकते हैं, 2 पार्ट्स आप मेंशन कर सकते हैं इसके। देन हम बात करते हैं इसके वेस्कुलर बंडल्स की बात कर लेते हैं। वेस्कुलर बंडल्स, तो यहाँ पे हमने एक वर्ड याद रखना है जाइलम को लेके कि 1 2 3 4 5 6, ओके। अब 6 क्या है हमारे पास जाइलम बंडल्स, ठीक है। इट्स मीन कि हम कह सकते हैं कि वेस्कुलर बंडल्स आर पोली आर्च। पोली मीन क्या होता है, मीन के मल्टीपल, बहुत सारे यहाँ पे जाइलम बंडल प्रेजेंट है, ठीक है। ऑलमोस्ट 6, ठीक है। और यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, दैट इज अबाउट डाई आर्च और टेट्रा आर्च। तो यहाँ पे हमें 1 2 3 और 4, जैसा हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ना वो 2 प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये पॉइंट भी हो गया। लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है, दैट इज द सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये हमने फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से हम पढ़ते हैं कि जो मोनोकॉट्स होते हैं वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है और जो डाइकॉट्स है वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी हुआ कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन जो है इसमें एंटीबॉडीज़, एंटीजन, जो ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है, जस्ट लेबलिंग है। और पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए जो है ना इस क्वेश्चन को देख के आप लोग भाग ना जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। इसकी हमने जो है कर लेनी है लेबलिंग, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीक लेबल कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन है क्या हमारे पास? क्वेश्चन ये कि हमारे पास जो जाती है, अच्छा क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमने इसको आइडेंटिफाई भी करना है और हमने इसको लेबल भी करना है, ठीक है। मुझे तक यहाँ पे लेबलिंग गिवन हो, लेकिन लेबलिंग भी गिवन देंगे, ठीक है। तो अब हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर पढ़ा था रिप्रोडक्शन, वहाँ पे हमने पढ़ा था सर्टोली सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पहले हम जो है वो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी डायग्राम आपने पहले खुद ड्रॉ करनी है क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करना है इस तरह से, फिर आप एक लेयर जो है वो आउटसाइड पे भी यहाँ पे ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इस तरह से सेल्स की लेयर बना लेनी है बिल्कुल पेरिफेरी पे। पेरिफेरी क्या होता है, एज को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ हमने एक लेयर ड्रॉ कर ली बिल्कुल। अच्छा, ये मैथड क्लियर होगी। अब इस लेयर के अंदर भी हमने फर्दर जो है वो शॉर्ट आप कह लें डॉट्स डाल दें या जो है वो सर्कल्स प्लेस कर दें, ठीक है। एक हमारे पास लेयर हो गया। अब हमने एक लेयर और बना लेनी यहाँ पे, या इससे पहले आपने कुछ जो सेल्स हैं उनको आपने कवरिंग कर लेनी है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये और इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास होगी कवरिंग, ओके। अब आपने फर्दर ऑन कुछ और सेल्स को रिप्लेस कर लेना है। सेकेंड लेयर आपने बना लेनी है सेल्स की, ठीक है। इस तरह से डायग्राम आपके पास बनी हुई है पीछे, ठीक है, आपने उसको देख लेना है। और फिर दोबारा से कुछ सेल्स और प्लेस कर लें। आप मीन कि आपने टोटल 3 लेयर्स बनानी है। एक तो प्रॉपर मैनर में बनानी है, बिल्कुल जो ना अलाइन हो पेरिफेरी के साथ। एक में कुछ सेल्स होना चाहिए और जो लास्ट में बिल्कुल जो आप फीवर जो ना वो सेल्स को लें, ठीक है। अब हमने इसको लेबलिंग करना स्टार्ट करनी है। जो आउटर लेयर है इसको हम नाम देते हैं जर्मिनल लेयर का, जर्मिनल लेयर, ओके। ये हमारे पास होगी फर्स्ट। फिर हमने बात करनी है सेकंड वन की। जो हमारे पास ये जो हमने बायो मेम्ब्रेन सी बनाई है इसको हम नाम देते हैं स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम। इसका फंक्शन क्या है कि इसने ऑनवर्ड जाके स्पर्म की प्रोडक्शन में हेल्प करनी होती है, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाते हैं सर्टोली सेल्स, जिनका मेन रोल होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स में, ठीक है। मैंने क्या दिया, सर्टोली सेल्स, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास बिल्कुल लास्ट वाली जो लेयर थी हम उसको नेम कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट की बजाय पर हमारे पास जो सेकंड लास्ट है हम उसको मैं नाम कर लेते हैं, नेम दे लेते हैं उसको, दैट इज़ द प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया। और ये पूरा साइकिल हमने फर्स्ट में पढ़ा भी है, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया। फिर हम इसके बाद हम पढ़ते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया। तो डेफिनेटली जो सेकेंड लेयर होगी हमारे पास किसकी होती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया की, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया, ओके। अच्छा, जो हमारे पास इनर वर्ड थे बिल्कुल हमने इनर मोस्ट बनाए हुए थे सेल्स, अब वो कौन से थे, दोज आर द स्पर्मेटिड्स।
ठीक है। तो आउटर लेयर क्या थी हमारे पास, जर्मिनल लेयर थी। उसके बाद हमने बात की जो हमारे पास कवरिंग थी दैट वाज स्पर्मेटोगोनियम। उसके अंदर क्या चीज़ थी, सर्टोली सेल्स से। फिर हमने बात की जो इनर जो सेकंड लेयर थी, ठीक है, ऐसे हमने सीक्वेंस याद करना है। वो हमारे पास कौन सी थी, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम थी। सेकेंडरी कौन सी थी, सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। और जो हमारे पास जो अंदर हमारे पास कुछ जो हमने बनाए थे सेल्स, दीज आर द मेनली स्पर्मेटिड्स, ठीक है, जो आगे हमारे डेवलप होकर स्पर्म्स बना लेते हैं। ओके, आज एक हमने जो बायर लेयर बनाई थी उसको हमने नाम देना है, यहाँ प्लेस कर लेते इसको, लाइडिंग सेल का। अब इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है टेस्टोस्टेरोन को डेवलप करना, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन की डेवलपमेंट। ओके, नाउ हम बात करते हैं सेकेंड पोर्शन की। उसमें क्या गिवन है, explain how to prepare the temporary slide of the plants and of the leaf epidermis to observe under the light microscope। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत जो है वो शॉर्ट सा है और जस्ट 2-3 लाइन्स का है। हमने करना कि हमने जो है एक लीफ लेना है, या आप ऑनियन को ले सकते हैं, ठीक है, और वो एक्सपेरिमेंट जो है हम 9th क्लास में भी करते हैं, ठीक है। तो इसमें करना कि हमें जो ना एक लीफ ले लेना है, ठीक है, और इस लीफ की हमें जो ना एपिडर्मिस को हमें पील ऑफ कर लेना है, ठीक है। तो हमने एक लीफ लिया, लीफ हमारे पास जो है वो फ्रेश लीफ होना चाहिए, फ्रेश लीफ हमने लेना है। फिर हमने क्या करना है, उसको पील ऑफ कर लेना है, और पील ऑफ करने के बाद हमने उसको प्लेस करना है कहाँ पे, वाटर के अंदर, ठीक है। वाटर हम जो है ना वो ले लेंगे, कोई भी ग्लास वे ले लेंगे, उसके हम उसमें अंदर हम उसको प्लेस कर देंगे, ठीक है, ताकि जो स्ट्रक्चर इसका वो डैमेज ना हो, ठीक है। अच्छा, अब हम उसको वाटर में प्लेस करेंगे, फिर हम उसमें क्या करेंगे, उसमें हमने डेफिनेटली हमें उसको जो है ना कलर देना होता है। तो स्टेनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं सेफ्रानिन को, जो अगर हमारे पास जो ना वो कलर पिगमेंट है हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने उसको कहाँ प्लेस कर लेना है, स्लाइड के ऊपर प्लेस कर लेना है। फिर हमने उसको कवर स्लिप जो है ना उसके ऊपर प्लेस करनी है, कवर स्लिप, ठीक है। और फिर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको हम जो है ना वो रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अगर आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं क्लास में तो आपने जो है ना ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होगा, इसको देखा भी होगा, ठीक है। ये बहुत ईजी सा ये भी हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 5 की। थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, बट ये भी बहुत इजी है। ब्लड ग्रुप जो है ना इसके बारे में सब लोग क्यूरियस होते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव कौन सा है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है ये हमारे पास सिकंदर्स की फैमिली का एक बंदा है सिकंदर, उसकी जो वाइफ है, उसके जो आगे जो उसके ऑफस्प्रिंग है, ठीक है। अब हमने उनको डिस्कस करना है कि उनका ब्लड ग्रुप कौन कौन सा है। अच्छा, पहले आपको पता होना चाहिए कि एक बंदा अगर हम जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाने के लिए, तो हमें कैसे बता के देता है कि आपका ब्लड ग्रुप जो है वो ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है या ओ पॉजिटिव है, ठीक है। तो उसके लिए वो हमारा ब्लड ड्रॉप लेता है, उसको जो है वो एक स्लाइड के या एक जो ना फोल्डर के ऊपर वो प्लेस कर रहा होता है, ठीक है। प्लेस करने के बाद फिर जो है वो डिफरेंट उसमें कुछ केमिकल्स डाल रहा होता है, और वो केमिकल्स क्या होते हैं, दोज आर द एंटी सीरा। जब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, तो उसमें आपने एंटीजन और एंटीबॉडीज़ पढ़ी थी, ठीक है। तो आपने पढ़ा था कि जो हमारे पास अगर ब्लड ग्रुप जो है, अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें जो एंटीबॉडी है वो कभी भी ए नहीं हो सकती, हमेशा वो बी होती है, मीन कि वो उसके ऑपोजिट होती है, ठीक है। क्योंकि अगर वो ए हो जाती है तो क्या हो जाती है, एक वर्ड हम यूज़ करते हैं एग्लूटिनेशन, ठीक है, मीन की क्लम्पिंग हो जाती है, ठीक है। और अगर बेटा एग्लूटिनेशन हो जाती है तो हमारा ब्लड सारा क्लॉट कर जाता है, अगर क्लॉटिंग हो जाए तो ह्यूमन की डेथ हो सकती है, ठीक है। दैट्स वाई जब भी कुछ ट्रांसफ़र किया जाता है कोई भी बॉडी ऑर्गन या ब्लड जो है ना वो डोनेट किया जाता है, हमेशा मैचिंग जो है ना वो मस्ट की जाती है, टिश्यूज़ की, ब्लड सब ब्लड टाइप, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारे पास एंटी सीरा ए है, बी है और आर एच। अच्छा, आर एच क्या होता है, आर एच हम कहते हैं कि इस बंदे का ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये जो आर एच फैक्टर है ये हमें बताता है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। ओके, अब जो सिकंदर की फैमिली है और आगे इसकी जो वाइफ है मारिया, असद हीरा, असद हीरा जो है ये इसके दोनों क्या है, ऑफस्प्रिंग है, वाइफ एंड देन सिकंदर को, ठीक है। अब हमने देखना है कि यहाँ पे कुछ हमें बिल्कुल रेड पॉइंट नज़र आ रहे हैं, कुछ हमें क्लॉटिंग नज़र आ रही है। अब ये क्वेश्चन जो है वो आ जाता है, ठीक है। अब आपको ये जो पॉइंटिंग नज़र आ रही है ये हमारे पास क्या है, क्लम्पिंग है, मीन कि यहाँ पे ब्लड जो है वो क्लॉट हुआ है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जब इस बंदे का ब्लड लिया गया और उसके ऊपर एंटी सीराज को प्लेस किया गया, तो जब इसमें एंटीबॉडी ए को प्लेस किया गया तो वो ब्लड क्लॉट होना शुरू हो गया, बी को प्लेस किया गया तो ब्लड क्लॉट नहीं हुआ। उसके बाद जो है आर एच जब एंटीसीरम को डाला गया तभी वो क्लॉट हुआ। अब हम क्या कह सकते हैं, जहाँ पे क्लॉटिंग हुई आपने याद रखना है कि जिस पॉइंट पे क्लॉटिंग होती है इट्स मीन कि वो ब्लड ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है।
पॉजिटिव मीन कि वो चीज़ प्रेजेंट है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ए पे क्लम्पिंग हुई है, यहाँ पे आर पे क्लम्पिंग हुई है, इट्स मीन कि जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है, वो ए पॉजिटिव है। देन मारिया की बात करते हैं तो अब आप खुद को आपको पता चल गया होगा कि जो ए है, ए ब्लड ग्रुप इसका नहीं है, डेफिनेटली इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, वो बी है, ठीक है। और बी कौन सा है, बी नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे क्लम्पिंग नहीं हुई, ठीक है। इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी नेगेटिव। अच्छा, जो फर्स्ट ऑफस्प्रिंग जो एसिड है उसका कौन सा है, उसका आता है हमारे पास ब्लड ग्रुप ए पे क्लम्पिंग नहीं हुई है, बी पे हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बी पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी आर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, तो बी पॉजिटिव। ओके, हीरा का ब्लड ग्रुप क्या है, दैट इज ए, और क्लियर क्लम्पिंग हो रही है तो नो, ठीक है, तो सो इट विल बी ए नेगेटिव। ओके, तो ये हमारे पास थे ब्लड। तो अभी हमने ये जो चीज़ फाइंड आउट की है, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया ब्लड ग्रुप को, इट्स मीन कि हमने 2 मार्क्स जो है वो गेन कर लिए हैं। अब हमारे पास बिल्कुल लास्ट जो है वो क्वेश्चन हमारे आज के डिस्कशन का, और वो क्या है कि हमने फिनोटाइप्स को चेक करना है। जो आपने फर्स्ट ईयर में जो अलीज बनाए थे, जब आपने मेंडल्स की लॉज को डिस्कस किया था, तो वहाँ पे आपने गैमेट्स को लॉज को पढ़े थे, बस हमने वही देखना है इसको, डाईहाइब्रिड क्रॉस को हमें देखना। अच्छा, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस को, ठीक है, क्योंकि तो हम ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ रहे हैं, और अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पे डिस्कस करें आर एच ब्लड ग्रुप को, ठीक है। अब हमने इन दोनों को डिस्कस करना है, ये हमारे पास डाईहाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है। जल्दी से हम इसके गैमेट्स बना लेते हैं। तो अभी गैमेट्स बनाने के लिए और ये क्वेश्चन चेक करने के लिए हमें लिखना है सिकंदर, उसका ब्लड ग्रुप क्या था, और जो उसकी वाइफ थी मारिया, उसका ब्लड ग्रुप क्या था। तो जो सिकंदर है उसका ब्लड ग्रुप हमने देखा, दैट वाज ए पॉजिटिव, और मारिया का क्या था, दैट वाज बी नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब ए पॉजिटिव है तो इसके लिए हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, अलीज कौन कौन से आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए है, ये हमारे पास आई ए स्मॉल आई, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट रेट। सेकंड में क्या हमारे पास आता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में हमें यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ ये कंडीशन। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये कंडीशन क्यों प्लेस की है। मैं यहाँ पे डी 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 डी, तो ये दोनों ही तो शो कर रहे हैं पॉजिटिव को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कंडीशन कैसे यूज़ कर सकती हूँ, ये वाली। तो यहाँ पे हमने एक लॉजिक यूज़ किए, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले हम मारिया को देख लेते हैं, ठीक है। तो मारिया क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई बी आई, और नेगेटिव है तो यहाँ पे हमारे पास दोनों डी स्मॉल होंगे। अच्छा, ये डी क्या चीज़ है, डी को भी देख लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास डी डी है, ये हमारे पास जो हमारा आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ये जो जीन है ये हमारा आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। अगर ये दोनों डोमिनेंट हैं, अगर ये हमारे पास हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, और अगर हमारे पास ये रिसेसिव कंडीशन में है, ठीक है, तो ये तीनों जो कंडीशन है किसको कंट्रोल कर रही है, ये कंट्रोल कर रही होती हैं आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम को, ठीक है। अगर हमारे पास फर्स्ट, जैसे हम बात करते हैं, कोई भी हमारे पास जो ट्रेड आ जाता है, हर ट्रेड को कोई से जो ना वो 2 अलीज जो ना वो कर रहे होते हैं कंट्रोल, ठीक है। अगर हम आर एच की बात करें तो यहाँ पे जो डी डी एंड दिस डी डी, ठीक है, ये दोनों क्या है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, अगर ये हमारे पास कंडीशन होगी तो आर एच पॉजिटिव है, और अगर ये कंडीशन तो आर एच क्या है, नेगेटिव है, मीन कि ये एब्सेंट है, ओके। और ये भी स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जो हमारे ब्लड ग्रुप पे प्रेजेंट होते हैं, ओके। ये अब समझ आ गई होगी आपको, ठीक है, कि मैंने क्या शो किया, ये मैंने जो है जो हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव है उसको शो कर रही। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे मैंने ये चीज़ क्यों प्लेस की है, कैपिटल डी और स्मॉल डी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इनकी ऑफस्प्रिंग की बात करें यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि जो उसका एक जो असर है वो क्या है, वो बी पॉजिटिव है, 10% रहती है, बस बिल्कुल लास्ट चल रहा है, लास्ट पार्ट है। अच्छा, तो यहाँ पे जो असद है ये बी पॉजिटिव है, और हीरा जो है वो ए नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे दोनों ही, अगर मैं यहाँ पे डी डी कर दूँ, ठीक है, डी डी अगर असद है और अगर स्मॉल डी मारिया है, तो अगर हमें याद है अच्छे से लॉस, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे जितने भी जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो सारे पॉजिटिव में होंगे। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ, यहाँ पे कर देते हैं डी और डी, अगर हम इसको क्रॉस करवा लें डी और डी से, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, ठीक है।
अब हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या है कि अब जो डी है वो हमारे पास डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, ठीक है। अब हम जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे वो क्या होंगे, वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो हमने थोड़ी सी लॉजिक यूज़ करनी है, हमने यहाँ पे क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना है, ठीक है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे अब जो है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन को यूज़ किया है, ओके। तो अब हम यहाँ पे इनके अलील्स बना लेते हैं क्योंकि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन को वाइंड अप करना है। चलें देख लेते हैं इसके। तो अब यहाँ पे हम मदर और फादर की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो सिकंदर था वो फादर था। अब उसके अलील्स कौन कौन से हैं, भाई इधर बात कर लेती हूँ मदर की, इधर फादर की, ठीक है। तो जो मदर थी उसकी अगर हम अलील्स की बात करें आई बी आई डी एंड डी, ठीक है। तो जो आई बी आई है और डी डी ये हमारे पास एक ट्रेट है, ये हमारे पास एक ट्रेट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक सिंगल गैमेट ऑनवर्ड कैरी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, अगर दोनों सेम है तो हम यहाँ वहाँ से ऑनवर्ड वन को मूव करवा सकते हैं, ठीक है। अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे क्रॉस करवा देना, मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो आई बी स्मॉल डी और आई और स्मॉल डी, ठीक है। ये हमारे पास गैमेट्स वन की मदद की, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं फादर की, ठीक है। तो फादर जो है आई बी आई ए आई और डी एंड डी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मल्टीपल गैमेट्स बनते हैं क्योंकि हमारे पास कोई भी ना वो रिजेम्बलेंस कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो पहले हम इसको इससे क्रॉस करवा लेंगे, इसको इससे, ये और फिर ये, ठीक है। तो आई डी देन आई ए डी और देन स्मॉल आई और डी और स्मॉल आई और जी, ये हमारे पास गैमेट्स बन गए। अब इनको जल्दी से क्रॉस करवाते हैं, स्केल ले लेते हैं ना, ये हमने स्केल ले लिया और हम इसको क्रॉस करवा लेते हैं जल्दी से। ये हमारे पास दो आगे मदर को हम ऊपर प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। आई बी हमारे पास लिख लेते हैं, आई बी और डी आई और जी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम प्लेस कर लेते हैं फादर के अलील्स गैमेट, सॉरी डी आई ए और स्मॉल डी आई और डी आई और डी, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब हम इसको क्रॉस करवा लेते हैं, आई ए आई बी कैपिटल डी और स्मॉल डी। अच्छा, अब हमारे पास ब्लड ग्रुप कौन सा बना है, ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ये हमारे पास हो गया। आगे आई ए स्मॉल आई बी और स्मॉल डी, ये कौन सा हो गया, ए पॉजिटिव, अगेन नहीं पॉजिटिव है लेकिन ए पॉजिटिव है, ठीक है। देन आई ए आई बी डी और डी, तो ये कौन सा हुआ, ए बी नेगेटिव, ठीक है। अब हमारे पास नेगेटिव आ चुका है। देन आई ए स्मॉल डी तो ये कौन सा हुआ, ए नेगेटिव हुआ। देन आई, अच्छा ये कैसे आ रहे हैं, इसको हम इस तरह से क्रॉस करवाएं, ठीक है। इसको पहले हमने इससे क्रॉस करवाया, फिर इससे क्रॉस करवाया, ठीक है। सिमिलरली इसको भी क्रॉस करवाया, अब हमें थर्ड वाले को क्रॉस करवा रहे हैं, आई बी स्मॉल आई कैपिटल डी और स्मॉल डी, ये कौन सा हो गया हमारे पास, बी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। देन हम बात करते हैं स्मॉल आई कैपिटल डी और स्मॉल डी, तो ये कौन सा हमारे पास हुआ, ओ पॉजिटिव, ओके। आगे हम लास्ट वाला मूव करते हैं, आई बी स्मॉल आई डी एंड डी, ये कौन सा हुआ, बी नेगेटिव, ठीक है। और आई डी एंड डी, तो ये कौन सा हमारे पास हुआ, ओ नेगेटिव, ओके। अब हमें देखा कि हमारे पास बहुत सारी जो ना वेरिएशंस आ चुकी हैं जीनोटाइप्स में, तो ये हमारे पास इसका आंसर था। अच्छा, अब हम देख लेते हैं जो उसके ऑफस्प्रिंग थे, तो वो कौन कौन से थे, असद था बी पॉजिटिव, ठीक है। और जो हीरा थी वो कौन सी थी, ए नेगेटिव, ठीक है। तो ये इसके आगे मल्टीपल जीनोटाइप और उनके जो है वो फिनोटाइप्स, ठीक है। तो ये था हमारा आज का मॉडल पेपर जो हमने डिस्कस कर लिया कम्प्लीटली। थैंक यू सो मच।